हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए क्लास 7th का मैथ्स का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप हिंदुस्तान ओलंपियाड का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स आप ज़रूर परचेज़ करिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको ये बात पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स हुआ करते हैं और एक रूल है। रूल क्या है? किसी भी ट्राइंगल का एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, ठीक है, तो ए और बी को अगर आप प्लस करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो हमेशा थर्ड वाले साइड से ज़्यादा आएगा, तभी जाकर वो एक ट्रायंगल बन सकता है। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं 3 + 2 कितना हुआ? 5 हुआ। लेकिन तीसरा साइड क्या है? यहाँ पर 5 ही है। तो 3 + 2 अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता, मतलब इन दोनों को मिला के अगर 5 से बड़ा होता, तब हम कहते कि ये तीनों मिलाकर एक ट्रायंगल बन सकते हैं। एक बार हम 2 + 5 भी करके देख लेते हैं। तो ये तो 7 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, लेकिन हमें सारे कॉम्बिनेशंस में ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब a + b शुड बी ग्रेटर देन c, a + c शुड बी ग्रेटर देन b, और b + c शुड बी ग्रेटर देन a। ये तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक पहला वाला तो ट्रायंगल नहीं बना सकता। दूसरे वाले में देखिए a + b पहले करते हैं। पहले वाले को a मानते हैं, दूसरे वाले को b मानते हैं। तो 5 + 6 कितना आ रहा है? 11। 11 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब a + c करते हैं। a मतलब 5 और c मतलब 9। 5 + 9 है 14, जो कि बड़ा है 6 से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी सही फिट बैठ रही है। अब देखते हैं हम b + c। b + c मतलब 6 + 9 जो है 15, जो कि बड़ा है 5 से। तो इसमें तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? वो हमें b वाला ही ट्रायंगल मिलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है, लंबी सी वायर को अगर हम मोड़ दें, हम उसको कोने से उसको ऐसे करके मोड़े तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए एक वायर है, उसको ऐसे करके रेक्टेंगल शेप में बनाया गया। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर और इसका लेंथ क्या आया? 40 सेंटीमीटर। लेंथ ये बड़ी वाली लेंथ होती है, ये 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। नाउ इफ द सेम वायर इज रीबेंट। अब वापस इस वायर को हमने क्या किया ना, हमने उसको खोल के इसको पहले तो सीधा कर लिया, उसके बाद उसको दूसरे शेप में वापस से इसको बेंड किया। अब कौन सी शेप में बेंड किया? एक स्क्वायर की शेप में बेंड किया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? तो देखिए वायर की जो लेंथ है वो तो उतनी ही रह रही है, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हम सेम वायर से रेक्टेंगल भी बना रहे हैं और सेम वायर से स्क्वायर भी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, इस पूरे वायर की लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ भी कितना है? 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और यहाँ से यहाँ 20 है। तो या तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए या सिंपली चारों को ऐड कर दीजिए। तो 40 × 2 = 80 + 40, ये आ गया 120 सेंटीमीटर।
ये आपके पास क्या आया, इस वायर की लेंथ आई। अब जब हम स्क्वायर में इसको बेंड करेंगे तो 120 सेंटीमीटर ही लेंथ रहेगी वायर की। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो दोनों साइड चारों साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया है, क्योंकि बनेगा तो वायर जब उसको हम बेंड करेंगे स्क्वायर शेप में, तो जब हम इसको स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो स्क्वायर के चारों साइड मिलाकर भी कितना होगा, 120 सेंटीमीटर ही आएगा। तो जब चारों साइड इक्वल है तो एक साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 30। तो इसका मतलब है स्क्वायर की जो एक साइड है वो हमें मिलेगी 30 सेंटीमीटर। इन अ क्विज कॉम्पिटिशन 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कोई क्विज कॉम्पिटिशन है जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक सही आंसर होने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, मतलब काट लिए जाते हैं, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। हर 2 इनकरेक्ट आंसर के लिए, मतलब हर गलत आंसर के लिए आपके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। एंड 0 मार्क्स आर गिवन फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आंसर नहीं करते, उनके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, ना ही मार्क्स काटे जाते हैं। इफ अ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑल 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चन थे टोटल, उसने, एक बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड स्कोर 16 मार्क्स, लेकिन उसको मार्क्स कितना मिला, 16 ही मिला। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द स्टूडेंट आंसर करेक्टली। देखो इसका मतलब क्या है, अगर उसके सारे आंसर सही होते तो उसको 10 × 4 40 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने, सिर्फ 16। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ आंसर्स क्या है, गलत भी हैं। तो हमें यही पता लगाना है कि उसने कितने सही आंसर किए। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम माने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर्स पूरा मैं नहीं लिख रही हूं, अगर हम ये माने कि उसने x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर दिए, ठीक है, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट, गलत वाले या रॉन्ग वाले आंसर्स हम क्या मान रहे हैं, हम मानते हैं y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x + y करेक्ट और इनकरेक्ट को मिलाकर टोटल हो गए। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, टोटल 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में से ही ना उसने कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा, तो सही और गलत वाले को मिला दे तो हमें मिलेगा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम दूसरे पे आते हैं। ठीक है, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स, है ना। तो उसने जितना भी मार्क्स टोटल पाया होगा वो कैसे पाया होगा, 4 × x, मतलब 4 गुने जो भी करेक्ट आंसर है, प्लस नहीं, माइनस। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना है। क्योंकि जितना भी उसने सही आंसर के लिए पाया होगा टोटल मिलाकर, उसमें से गलत आंसर के जो मार्क्स है वो माइनस हुए होंगे। तो एक गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स माइनस, और टोटल गलत आंसर कितना लिया है हमने, y। इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जितना उसे मार्क्स ऑब्टेन हुआ। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन से हम या तो x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकाल लें या y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकाल लें। अगर मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ तो ये हो जाएगा 10 - y। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, सॉरी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 - y, और यहाँ -2y तो पहले से ही है, = 16। अब देखिए ये हो जाएगा 40 - 4y - 2y = 16। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ -4y और -2y मिलाकर हो जाएगा -6y। 40 - 6y = 16।
अब देखो, अब ये हो जाएगा यहाँ -6y इज इक्वल टू 16 -40। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो देखिए, अभी माइनस को रहने दीजिए, ठीक है। 16 - 40, 40 बड़ा है, 16 छोटा है, तो छोटे में से हम बड़े को माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं और साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले नंबर के पहले जो साइन होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 24 तो आया, लेकिन साइन कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर 40 है और उसके सामने माइनस का साइन है। तो ये -24। अब देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। 6y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जब जाएगा इज इक्वल टू के दूसरे साइड तो डिवाइड होगा। तो ये आ गया 6 4 ज़ा 24। y की वैल्यू हमारे पास 4 आई, ठीक है। लेकिन हमने जब माना था क्वेश्चन में, जब हमने क्वेश्चन में माना था, तब हमने y को क्या माना था, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x + 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज 6। इसका मतलब करेक्ट उसने कितना किया, 6 किया, ठीक है। देखिए, ये आप वैल्यू अगर आप x के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं एक ही बार में, तो आप यहाँ पर ये चीज़ बस चेंज कर सकते हैं कि मैंने x की वैल्यू y के रेस्पेक्ट में निकाली थी इक्वेशन 1 से, आप y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तब एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप आपके स्किप हो जाएंगे और यहाँ माइनस वाली भी बात नहीं आएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ओके। तो यहाँ आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आते हैं, अ साइक्लिस्ट कवर्स a distance of 37.5 किलोमीटर in 1.5 hours, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, डिस्टेंस इसने कवर किया 37.5 पॉइंट नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, यहाँ पॉइंट है, 0.5 किलोमीटर, और कितने टाइम में किया, टाइम में 1.5 पॉइंट, इसको पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, 0.5 आवर्स में। अब आपसे बोल रहा है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है, 37.5 और टोटल टाइम टेकन है 1.5। देखिए, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, जैसे कि सेम इन द सेंस कि किलो, जब भी हम स्पीड निकालते हैं, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो या तो मीटर पर सेकंड में आंसर आना चाहिए या तो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 15 डिवाइडेड बाई 375 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, पॉलीगॉन मतलब एनी फिगर विथ मोर देन 2 साइड्स, ठीक है। तो सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो होता है वो ट्रायंगल होता है विथ 3 साइड्स, और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे साइड्स, जितने भी साइड्स हो वो इक्वल हो। तो कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3.2 सेंटीमीटर। तो हम साइड लिख लेते हैं, साइड कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 25.6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमें कितना दिया है, 25
25.6 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, और हमसे पूछ रहा है कि पॉलीगॉन में कितने साइड्स होंगी, ये वाले पॉलीगॉन में कितने साइड्स होंगे। तो सिंपल है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन या ईच साइड। तो यहाँ पेरीमीटर कितना है, 25.6 है। पहले यूनिट्स में ला लीजिए, दोनों सेंटीमीटर में है तब सही है। डिवाइडेड बाय 3.2, तो देखिए डेसिमल के इधर एक प्लेस, डेसिमल के इधर एक प्लेस, तो ये डेसिमल ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। अब 256 डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 साइज इस पॉलीगॉन में है। अच्छा, 8 साइज वाले पॉलीगॉन को हम कहते क्या है, 8 मीन्स ऑक्टा, तो इसे हम कहते हैं ऑक्टागन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन अ स्मॉल टाउन द एजेस ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ अ बुक क्लब आर एज फॉलोज। किसी छोटे से शहर में एक बुक क्लब है जहां लोग जाकर बुक्स पढ़ते हैं, उसमें कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 11 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी एज दी गई है 25, 30, 35, 40, 45, 35, 30, 50, 55, 30 और 40। The club president wants to determine some statistics based on the ages. तो क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो अपना कुछ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना चाहता है एजेस के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखिए ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है पता होना चाहिए। मीन मतलब किसी भी बहुत सारे गिवन वैल्यूज का जो मीन होता है, जो एवरेज होता है। और हम मीन निकालते कैसे हैं, मीन हम निकालते हैं जितनी भी वैल्यूज दी हुई है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक, और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो वैल्यूज का मिडिल वाला पोर्शन होता है, या मिडिल जो वैल्यू होती है एकदम मिडिल, उसे हम मीडियन कहते हैं। और मोड क्या होता है, मोड ऐसा वैल्यू होता है जो इस पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि मीडियन जब भी हमें निकालना होता है तो हमें हमेशा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज कर लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी नंबर्स दिए थे उसको मैंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब देखिए आपको जब मीडियन फाइंड करना है, टोटल कितनी वैल्यूज़ है, 11 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मीडियन क्या होगा ना, अगर हम दोनों साइड से 5 और 5 उसको हटा दें, ठीक है, मतलब 5 के बाद 6 वाला नंबर देखिए, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5th नंबर हो गया, ठीक है, 5th नंबर यहाँ हो गया। अब 6th नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है ना। तो देखिए बीच वाला नंबर ऐसा है जिसके लेफ्ट साइड में भी 5 नंबर है और राइट साइड में भी 5 नंबर है, तो ये बिल्कुल बीच में है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे मीडियम, यहाँ मीडियन, सॉरी मीडियन, ठीक। तो इसका मीडियन तो 35 आ गया। अब मीन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि इन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे और 11 से जितने नंबर्स आपको दिए हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन जो है वो आएगा 37.73, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप ऑप्शंस चेक करें तो कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें दिया है कि मीन 37.73 है और मीडियन 35 है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, अब मोड भी फाइंड कर लीजिए।
मोड मैंने क्या बताया था, ऐसा वैल्यू जो इस पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, आप देखिए 25 एक ही बार है, 30 देखिए 3 बार आया है, 35 2 बार आया है, 40 2 बार, 45 एक, 50 एक, 55 एक। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 30 आया है, और यही इस पूरे डेटा का क्या है, मोड है। तो अब ऑप्शन ढूंढिए कि मोड और मीडियन या मोड और मीन का कोई ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। देखिए डी वाला ऑप्शन, द मोड ऑफ द एजेस इज 30 एंड द मीन इज 37.73। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल साइंस कंपटीशन, किसी स्कूल के साइंस कंपटीशन में टीचर ने हाईएस्ट स्कोर अनाउंस किया, हाँ, और बोला कि द हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज 4 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर प्लस 5। ठीक है, बोल रहा है कि किसी स्टूडेंट का जो हाईएस्ट स्कोर आया है, जिस भी स्टूडेंट का, वो क्या है, 4 टाइम्स लोएस्ट स्कोर प्लस 5। अगर हम लोएस्ट स्कोर को देखिए, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट स्कोर टीचर ने बता दिया कि 93 मार्क्स है। तो जब हम अब इक्वेशन बनाएंगे तब हम लोएस्ट वाले स्कोर को क्या करेंगे, क्योंकि हमें लोएस्ट स्कोर निकालना है, लोएस्ट स्कोर को हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लोएस्ट स्कोर किसके बराबर है, 4 टाइम्स, नहीं, हाईएस्ट स्कोर किसके बराबर है, 4 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर, 4 टाइम्स लोएस्ट स्कोर प्लस 5। तो 4 टाइम्स लोएस्ट स्कोर प्लस 5 किसके बराबर है, हाईएस्ट स्कोर के, जो है 93। तो अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 93 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 22। तो लोएस्ट मार्क्स कितना है, 22। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे कि जो आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। अब देखिए, लुक एट द डायग्राम बिलो शोइंग 2 रोड्स, रोड ए एंड रोड बी। ये एक रोड ए है, ये ऐसे सीधी लाइन, और ये रोड बी है। द एंगल्स फॉर्म्ड वेयर रोड सी मीट्स रोड ए एंड रोड बी आर बोथ 60 डिग्री। तो यहाँ से एक टेढ़ी सी रोड जा रही है, रोड सी, जो दोनों रोड से जाकर मिल रही है, और जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो हम क्या इस डायग्राम को देख के कह सकते हैं कि रोड ए और रोड बी क्या है, पैरेलल है। देखिए आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर ये ए बी जो लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है सी डी के। पैरेलल मतलब दोज लाइंस विच नेवर मीट, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, और उन्हें एक लाइन बीच में से अगर इंटरसेक्ट करती है कहीं से भी, लेकिन इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वाला जो एंगल बनता है वो यहाँ वाले के क्या होता है, कोरिस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, ये सारे एक दिखा रहा है कि कौन सा एंगल किसके कोरिस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ देखिए, आप इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ठीक, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूर ये लाइन जो है या रोड ए है वो रोड बी के पैरेलल ही होगी। तो यस, बिकॉज द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन अ ट्रायंगल इफ 2 एंगल्स आर 45 एंड 75, कोई ट्रायंगल है, ऐसे हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल 75 है, तीसरा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये रूल पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, ये 60 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि ये कैसा
ट्रायंगल बनेगा बेस्ड ऑन इट्स एंगल। तो जब भी किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो वैसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये पाइथागोरस थ्योरम पे हमें क्वेश्चन मिला है 18 पे। अ ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इज दिस ट्रायंगल अ राइट एंगल ट्रायंगल? तो देखिए, आपको पता होगा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, ठीक। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। ये इसका 90 डिग्री हुआ, ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, ये इसका बेस हुआ, और ये हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक। तो अगर ये जो मेजरमेंट्स दिए हैं उनसे एक राइट ट्रायंगल बनता है, तो ये हमको कंफर्म कैसे पता चलेगा? हाई, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो देखिए, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? 15 है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर अभी कुछ भी हो सकता है, बट हम उस पर नहीं जाते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज से मतलब है। तो देखिए, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो पहले सबका स्क्वायर निकाल लो। 9 स्क्वायर्स आर 8, 9 स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। तो देखिए, जोड़िए 144 और 81 को अगर आप ऐड करेंगे तो 225 आना चाहिए, और 225 आ भी रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा डी वाला? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे बड़ी वाली साइड। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही है। अब देखिए क्या बोला है, द रेशियो पे क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज। तो देखिए, जब भी रेशियो दिया रहता है तो लेंथ क्या है? 5 है, तो हम 5x मानते हैं। ब्रेथ कितना दिया है? 3x। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है 64 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए। लेंथ की जगह 5x रखिए, ब्रेथ की जगह 3x रखिए, इज इक्वल टू 64। यहाँ ब्रैकेट वाले के अंदर इसको ऐड कर दीजिए, 8x इज इक्वल टू 64, और ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16x इज इक्वल टू 64, और x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ जाएगा आपका 4। x आपका आया 4, ठीक है। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेंथ निकालना है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है? जितना भी x होगा उसका 5 गुना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन सी में। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। 50 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर चौड़ा है एक रेक्टेंगल शेप का पार्क, और उसके बीच में ये देखिए, फिगर देखिए, उसके बीच में क्या है? एक फाउंटेन बना है। फाउंटेन मतलब जिसमें से पानी फ्लो होता है, ठीक है। एक फाउंटेन बना है, ये गोल सा बीच में। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फाउंटेन? आपसे पूछ रहा है इस पार्क का एरिया कितना है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल देना है किसको? इस फाउंटेन के एरिया को। तो इसका मतलब आपसे किस चीज़ का एरिया पूछ रहा है? ये जो
इतना एरिया है ना, ये एरिया आपसे निकालने के लिए बोला है। तो देखिए ये एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको पहले पूरे रेक्टेंगल या पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा और इस सर्कल फाउंटेन का एरिया निकालना पड़ेगा और पार्क के एरिया में से सर्कल या फाउंटेन के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 50 मीटर दी हुई है, ब्रेथ हमें दी हुई है 30, तो ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 22/7 एज्यूम करने के लिए दी हुई है, 3.14 नहीं है तो टेंशन मत लीजिए उसका। तो यहाँ पर पाई है 22.7 इंटू रेडियस कितना दिया है सर्कल का, 7 मीटर। ओके, रेडियस दिया है ना, हाँ, रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो 7 इंटू 7, एक 7 कट हो गया, बचा क्या, 22 इंटू 7 विच इज 154 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1500 में से 154 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1346 मीटर स्क्वायर, 1346 है डी वाले ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा कंप्लीट सेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट रख सकते हैं। और फिर से जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए।